Center of mass of uniform rod. Let us suppose that we have a rod, उसकी लेंथ जो है L है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमने टू पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर निकाला था। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और सेंटर ऑफ मास मैंने अलोंग एक्स एक्सिस फॉर्मूला ये था m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अलोंग y एक्सिस सेंटर ऑफ मास था m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब मुझे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं सपोज दैट इज ए रॉड हैविंग लेंथ L। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ये एक्सिस मैंने यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना जरा। ऐसे दिस इज नाउ एक्स एक्सिस, दिस इज नाउ वाई एक्सिस। मुझे O पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन, इसका मास जो है थिन यूनिफॉर्म रॉड, अगर मैं इसको मानूं, मान लेते हैं, लिखो लेट कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड, इसका मास है L, लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस पे पड़ी है। इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन अलोंग सेंटर ऑफ मास, इसका अलोंग एक्स एक्सिस L/2 आएगा हाफ लेंथ पे। ये आंसर आना है हमारा, लेकिन हम इसको डिराइव करेंगे कैसे आना है ये L/2, क्योंकि इसके सेंटर पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास इसका सिमेट्रिकल है ये। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं O पॉइंट से, O पॉइंट, ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट से X डिस्टेंस पे इज द डिस्टेंस X। एक मैंने स्मॉल dx एलिमेंट लिया, इसका थिकनेस dx, स्मॉल थिकनेस dx। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मैंने। क्या करेंगे हम, इस स्मॉल लेट लिखो ये कॉपी पे, dx इज इक्वल टू स्मॉल थिकनेस at distance x from O से x डिस्टेंस पे है। और रॉड को हमने कंसीडर किया रखा है अलोंग x एक्सिस। लेट अस सपोज दैट अगेन, लेट rod is placed along x axis पे पड़ी हुई।
तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने अलोंग एक्स एक्सिस ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को देख के हम फॉर्मूला बनाएंगे। हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास डिवाइड में टोटल मास, तो मैंने कर लिया 1/m, 1/m। और यहां क्या है, m1 x1 m2 x2, हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला बनेगा सबका सम मतलब इंटीग्रेशन, लेंथ आ गई 0 से l, 0 से l, और x dm, ये नया फॉर्मूला बन गया इसका। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब हमें चाहिए स्मॉल dm की वैल्यू। देखो ये जो रॉड है इसका पूरा मास जो है कैपिटल M है, dx थिकनेस का मास में स्मॉल dm मान लेता हूं। dm इज इक्वल टू मास ऑफ स्मॉल थिकनेस dx। अब देखिए dm का वैल्यू कैसे निकालना है, यहां तक समझ में आ गया? रिप्लाई करो। यस सर। अब देखो dm स्मॉल मास इज इक्वल टू कैपिटल M पूरा मास, dm स्मॉल मास कैपिटल M पूरा मास, और डिवाइड बाई dx स्मॉल थिकनेस और पूरी लेंथ l। ये लिख दिया हमने, मास के सामने मास, थिकनेस के सामने थिकनेस, यहां से dm निकाल लेंगे। dm कितना आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल M बाई l इंटू dx। ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पे, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l x। dm का वैल्यू निकाला मैंने, कैपिटल M डिवाइड बाई l dx। तो सेंटर ऑफ मास along x axis इक्वल टू 1/m, ये m ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, l भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा 0 टू l x dx। m से m कट गया, इट इज इक्वल टू 1/l। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जरा, करवाया आपको कई बार। x dx का इंटीग्रेशन बोलो, जल्दी बोलना है बेटा। सर x बोलो, मैं कई बार करवा चुका हूं आपको। x²/2 0 टू l, एक बार नहीं करवाया, बहुत बार करवाया ये। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/l, 2 भी बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा x², 0 टू l। तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/2l, अपर लिमिट x की जगह l, l² माइनस 0 का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/2l इंटू l, l से l कट गया, और सेंटर ऑफ मास आ गया l/2, l/2 आंसर। रॉड का सेंटर ऑफ मास आ गया l/2। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? आगे चले। यस सर। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज।
सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज करवाया मैंने आपको, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ सिलेबस के हिसाब से। ये पढ़ लेना, आपको हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाए कोई। ऑफ रेगुलर बॉडीज, स्फीयर निकाल लिया मैंने, सिलेंडर, ट्राइंगल, रिंग, ये भी निकाल लो। ये रेगुलर बॉडी है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अब आउट ऑफ फिक्स पॉइंट देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रेगुलर बॉडीज, सबसे पहले रॉड जो अभी आपने किया, दिस इज थिन रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास करेगा इसके सेंटर पे लाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे हो, ये ओरिजिन बना लिया मैंने, ये ओरिजिन यहाँ पे आप हो, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा। ये मतलब हुआ इसका, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सेंटर पे। दूसरे नंबर पे ये रिंग मान लें, अगर इसको रिंग रिंग है, रिंग के अंदर कोई मास नहीं है तो इसका मास लेकिन सेंटर पे लाई करता है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे एक्चुअल में कोई मास नहीं है, नो मास। रेक्टेंगुलर लेमिना ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर लेमिना, ये जैसे पेज है, आपने पेज कट कर दिया, ये इसको रेक्टेंगुलर लेमिना बोल दिया। रेक्टेंगुलर लेमिना, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे लाई करेगा यहाँ पे। सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो भी सिलेंडर का यहाँ पे एक्सिस पास करवा लेते हैं इसके सेंट अलोंग द, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास सिलेंडर पर। स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। ट्रायंगुलर लेमिना इसका यहाँ पे करेगा। ये थोड़ा सा आइडिया रखें, सिमेट्रिकल बॉडीज में तो इजीली पता लगाया जा सकता है, लेकिन अनसिमेट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जहां पे चीजें सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था एक टॉपिक हमारा, क्या था देखिए, ये सेंटर ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये टॉपिक अभी आगे आएगा, इसको देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमें कंप्लीट करना है।
इसको कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए लॉ स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो क्या था वो रिलेशन? कंप्लीट आर्टिकल किया था मैंने, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नहीं है पता? आपने देखा नहीं होना रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि रिकॉर्डेड मिला होगा आपको, रिकॉर्डेड तो आपने देखा नहीं है और याद भी नहीं है। बताओ मुझे, या किसी बच्चे को पता तो बताओ। dp by dt is equal to f। दोबारा बोलो सर dp by dt is equal to f। dp by dt is equal to f। तो ये तो मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन है, मैंने पूछ रहा हूं टॉर्क और एंगुलर मोमेंट के बीच का। बोलो किसी को पता है? सर dl by dt is equal to torque। गुड, वेरी गुड। dl by dt is equal to torque। हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, इफ लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, तो क्या होता है? नो फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, बोलता है मोमेंटम कंजर्व रहती है। कैसे? विच इंप्लाइज डीपी बाई dt, फोर्स होगी 0। अगर अब ये डिफरेंशिएशन, ये क्या बन गया? विच इंप्लाइज डी बाई dt ऑफ p इज इक्वल टू 0। अगर डिफरेंशिएशन p की 0 है तो इसका मतलब होता है कि p कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला है, p कांस्टेंट है, आप उसको चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने किया था। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम में इसका स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इफ, लिखिए स्टेटमेंट, नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, the total angular momentum of the system remain conserved। तो टॉर्क ऊपर ही 0 लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट भी पेपर में आएंगी डायरेक्ट। टॉर्क इज इक्वल टू 0, सो dl बाई dt इज इक्वल टू 0। अगर dl बाई dt 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एंगुलर मोमेंटम, पहले पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम प्लस थर्ड पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम, सबकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इसमें अगर मैं और डीप में जाऊं, अगर इसमें
देखो जैसे मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोशन में, तो एंगुलर रोटेशनल मोशन में p की जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम l, मास की जगह मैंने आपको बताया था इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह ओमेगा। ये रिलेशन बन गया एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा के बीच में। ये समझ आया? पहले ये बताओ। बोलो बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया? अब L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो मैंने लिखा L होता है आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अब समझ आएगा आपको कांस्टेंट का मतलब क्या है। आई कैन राइट, इस इक्वेशन से लिखता हूं मैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और साथ में I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आएगा आपको समझ पूरा। ओमेगा क्या है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ, टाइम भी होने वाला है। व्हाट इज ओमेगा? सर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, गुड। अब इसको समझाता हूं मैं आपको। एग्जांपल से, सपोज दैट दिस इज ए रोटेटिंग ड्रम, रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग ड्रम। दो बना लिए हमने, दो डायग्राम बनाएंगे हम। ये भी रोटेटिंग ड्रम है। ए मैन स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा है यहां पे। अब डायग्राम, ये आदमी वाली डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल सा काम है। ये उसके बाजू हैं, और ये इसने वेट होल्ड कर रखे हैं दोनों साइड बराबर, रोटेटिंग ड्रम। अब दूसरी पोजीशन ये है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे। अब आदमी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा थोड़ा। आपने कॉन्सेप्ट पे जाना है, आदमी पे नहीं जाना है। अब इसने अपने बाजू फोल्ड कर लिए, और ये दोनों वेट यहां पे देखो, और ये भी रोटेट कर रहा है ऐसे। इन दोनों डायग्राम में क्या फर्क है? यहां पे देखो, मास अपने यहां पे इस एक्सिस के अबाउट जो है मैन रोटेट कर रहा है। द मैन इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। यहां पे भी अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कर रहा है।
यहाँ पे मास, ये डिस्टेंस बढ़ गया, देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया, इधर मास को इतने डिस्टेंस पे ले गया, इधर भी डिस्टेंस बढ़ गया। तो ज्यादा मास ज्यादा डिस्टेंस पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे क्या किया उसने, अपने हैंड फोल्ड कर लिए, तो उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया। तो पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I1 और इसकी एंगुलर स्पीड ω1, दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और इसकी एंगुलर स्पीड I। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ω1, I1 मान लेता हूं मैं ज्यादा है 10 और ये है 5। दूसरी डायग्राम में इसने क्या किया, जब इसने फोल्ड कर लिया अपने हैंड से तो उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया, मान लेते हैं। तो अगर ये कम हो गया तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई, ये 10 हो गया, देन 50 = 50, राइट। अंडरस्टैंड क्यों कंजर्व रहेगा? अगर उसने देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया है, यहां से क्वेश्चन बनेगी I1 डिवाइड बाई I2 = ω2/ω1। अगर उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया है तो उसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। इस सिचुएशन में उसकी एंगुलर स्पीड कम है, इस सिचुएशन में इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया, कम कर दिया, तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। तो ये है, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन। ना कि यहां से नहीं लगेगा आपको पता कि क्या है कंजर्वेशन का मतलब, यहां से समझ आया आपको कंजर्वेशन का मतलब क्या है। दूसरा लेक्चर देख लें, वो अलग होगा, रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, राइट। उसमें मैं अलग कॉन्सेप्ट लूंगा, तभी हमारा सिलेबस जल्दी चलेगा, नहीं तो बहुत पीछे हैं हम। क्लास ऑफ होने वाला है आपका, इसको